हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमक्यू रजा ऑनलाइन चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एमक्यू रजा ऑनलाइन चैनल कंप्यूटर क्लास स्पेशल फॉर कंप्यूटर क्लास के लिए है। अगर आपको कंप्यूटर की किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, बेसिक टू एडवांस या प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर कोडिंग इनकोडिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर लास्ट तक। इससे पहले मैं आप सबको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट या बीटेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन सभी लोगों के लिए जो कंप्यूटर फील्ड में एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं, बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट और बीटेट के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टॉपिक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज का टॉपिक हम लेकर के आए हैं इस चैनल पे। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं, ये टॉपिक बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट बीटेट के अलावा उन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। उन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में ये काम आने वाला क्वेश्चंस और टॉपिक ये है, जो कि किसी भी आप गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में कंप्यूटर की जॉब लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट के फील्ड में किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी क्षेत्र में कंप्यूटर का जॉब लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर लास्ट तक। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आप सबको समझ में आ चुकी होगी। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये चैनल हमारा स्पेशल फॉर कंप्यूटर क्लास के लिए है। कंप्यूटर की किसी भी तरीके की जानकारी आपको चाहिए, सॉफ्टवेयर बनाना हो, बेसिक कुछ सीखना हो, बेसिक टू एडवांस लेवल तक की जानकारी चाहिए, आपको ये सारी जानकारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने वाला है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टॉपिक है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज हम आज के इस टॉपिक पे लेकर के आए हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट बीटेट और कंप्यूटर के फील्ड की नौकरी, किसी भी कंप्यूटर फील्ड की अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अगर इस वीडियो को पूरा अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो गारंटी कह रहा हूं 100% इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करके आएंगे फ्रेंड्स, हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर लास्ट तक। और फिर से मैं बता दूं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे फ्रेंड्स। चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आमतौर पर डेटा स्टोर करने के लिए किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? आमतौर पर डेटा स्टोर करने के लिए किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बीसीडी, ऑप्शन नंबर बी डेसिमल, ऑप्शन नंबर सी हेक्साडेसिमल और ऑप्शन नंबर डी ऑक्टल। ये सी ही है, टाइपिंग मिस्टेक है, बट ये ऑप्शन नंबर डी है। 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर है, क्योंकि जो डेटा को स्टोर किया जाता है वो बाइनरी डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी बीसीडी में डेटा स्टोर किया जाता है। बीसीडी के फॉर्मेट में कंप्यूटर के अंदर डेटा सेव होता है, स्टोर होता है। बीसीडी का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल, राइट। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए कितने बिट एन्कोडिंग फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? एक कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए कितने बिट एन्कोडिंग फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है 4 बिट, 3 बिट, 8 बिट और 2 बिट। 4 3 2 8, ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर इसका है डी, ऑप्शन नंबर डी, 2 बिट। क्योंकि 2 बिट में ही डेटा को स्टोर किया जाता है, क्योंकि 0 और 1 बाइनरी के 2 ही बिट होते हैं, 2 ही डिजिट होते हैं, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, एक सोर्स प्रोग्राम किस तरह की लैंग्वेज का उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी नेचुरल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी मशीन लेवल लैंग्वेज। एक सोर्स प्रोग्राम, अगर हम किसी भी तरीके के जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में का यूज करते हैं, यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं, इसका क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में ही प्रोग्रामिंग को लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं,
और उसे हम लोग उस प्रोग्राम से लिख करके हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और जो वो सॉफ्टवेयर हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन चलता है। इसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में एक सोर्स कोड को लिखते हैं, राइट। उस सोर्स कोड को जो कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, और कन्वर्ट करके वो सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो कंपाइलर करता है। और मशीन लेवल लैंग्वेज में उस सोर्स कोड को कन्वर्ट करके फिर जा करके हमारे सॉफ्टवेयर पे हमारा सॉफ्टवेयर वो डिस्प्ले होता है। उसके बाद ही हमारा सॉफ्टवेयर चालू होता है, राइट। तो इस कोड को कन्वर्ट करने के लिए जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड हम लोग लिखते हैं, जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, उस प्रोग्राम को इंटरप्रेटर या कंपाइलर डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर लैंग्वेज वाइज। कुछ लैंग्वेज में इंटरप्रेटर सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल में, और कुछ लैंग्वेज में और क्या नाम है कंपाइलर कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो इन दोनों का काम है, जो हमारा सोर्स कोड होता है उस सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करके फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और फिर हमारा प्रोग्राम चलता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो मेमोरी डिवाइस अर्धचालक से बनता है, कौन डिवाइस है? जो मेमोरी डिवाइस अर्धचालक से बनता है वो कौन डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सीडी। ए ऑप्शन नंबर ए रैम है, बी हार्ड डिस्क है, सी फ्लॉपी डिस्क है और डी सीडी है। चलिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका रैम जो है इसका वो मेमोरी का अर्धचालक डिवाइस है, जो कि रैम के थ्रू कंप्यूटर का स्पीड या स्पीड जो कंप्यूटर में जो भी स्पीड होता है वो रैम के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए रैम इसका करेक्ट आंसर है। रैम का जो पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है। जो हार्ड डिस्क की अगर मैं बात करूं तो हार्ड डिस्क में हम डेटा को स्टोर करते हैं, किसी भी डेटा को हम हार्ड डिस्क के अंदर सेव करते हैं, वो डेटा हमारा हमेशा के लिए परमानेंट के लिए उसके अंदर सेव होता है। जब तक उसको हम डिलीट नहीं करेंगे वहां पे पड़ा रहेगा, राइट। फ्लॉपी डिस्क भी सेम हार्ड डिस्क की तरह ही काम करता है, इसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। सीडी की अगर बात करूं, सीडी भी सेम हार्ड डिस्क की तरह ही काम करता है, इसके अंदर किसी भी डेटा को हम सेव कर देते हैं, कुछ भी इसके अंदर हम इंस्टॉल कर देते हैं, रख देते हैं, तो वो हमेशा पड़ा रहता है। सीडी का अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो सीडी का जो फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका पूरा नाम है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसे कहते हैं। और रैम की अगर मैं बात करूं, रैम जो आता है वो प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में आता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रैम जो हमारा है वो प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में आता है, जो कि जो सीपीयू के पास, सीपीयू से कनेक्ट होता है, सीपीयू के बहुत पास होता है, सीपीयू के साथ होता है, वो प्राइमरी मेमोरी होता है, होता है वो रैम होता है। रैम के अंदर, रैम की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो भी डेटा हार्ड डिस्क से आता है, जो हमारा सिस्टम में प्रोसेस हो रहा होता है, वो सारा डेटा रैम के अंदर स्टोर होता है। जैसे ही हमारा डेटा हार्ड डिस्क, हमारा सिस्टम बंद होता है, लाइट चली जाती है, तो ये सारा यहाँ पे रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग डेटा को हार्ड डिस्क के अंदर सेव करते हैं, जिससे कि लाइट चली भी जाने के बाद ना हमारा डेटा हमेशा हार्ड डिस्क में सेव हो, जिससे कि हम उसको दोबारा यूज कर सके। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, एएलयू के परिणामों के स्टोर करने के लिए विकास का उपयोग किया जाता है। एएलयू के परिणामों को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ध्यान से समझिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म होता है। सिंपल सा इसका जो काम होता है, इसका काम मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ जैसे ही आपको ये काम समझाऊंगा आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। एएलयू उन चीजों को परफॉर्म करता है, कंप्यूटर के उन चीजों को परफॉर्म करता है जो हमारा कंप्यूटर के अंदर जो मैथमेटिक्स पार्ट है, जो कैलकुलेशन पार्ट है, जितने भी कैलकुलेटिव पार्ट है, मैथमेटिक्स के जितने भी पार्ट है, वो एएलयू के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, राइट। तो जो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एक्यूमुलेटर, बी रजिस्टर, सी हीप और डी स्टैक। उम्मीद करता हूं जैसे कि मैंने आपको पीछे समझा उससे आपको आंसर मिल गया होगा। अगर मिल गया तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे काम करता है, राइट। तो जो जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, जितने भी मैथमेटिक कैलकुलेशन है, उन सबको ये एक्यूमुलेट करता है और फिर जाकर के ये रिजल्ट देता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कंप्यूटर बुक, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलने वाला है। अगर आप
को बुक्स, पीडीएफ और नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आपको सिर्फ 201 रुपये में यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 201 रुपये में आपको वो सारे नोट्स मिलेंगे जो कि एग्जाम सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। एग्जाम सिलेबस जो भी हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस सिलेबस से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी सिलेबस को इस बुक के अंदर कवर किया गया है फ्रेंड्स। अगर आपको ये बुक चाहिए, नोट चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें आपको सिर्फ 201 रुपये में मिलेगा। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जल्दी से इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, 201 रुपया पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आधे घंटे के अंदर आपका जो बुक्स होगा, नोट्स होगा, वो आपको पेमेंट वेरीफाई करने के बाद व्हाट्सएप पे आपको सेम वापस पीडीएफ भेज दिया जाएगा फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं, अगर नंबर पे करना चाहते हैं तो 8459799202 ये नंबर है। इस पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सारी यूपीआई सुविधाएं इस नंबर पे भी अवेलेबल है। इस नंबर पे भी आप पेमेंट करके आप अपने बुक को, नोट्स को, प्रैक्टिस सेट को मंगवा सकते हैं फ्रेंड्स। तो जल्दी कीजिए, 201 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक अच्छे लेवल की सरकार गवर्नमेंट जॉब लेना चाहती है, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो 201 रुपया आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जल्दी से 201 रुपया पेमेंट कीजिए, अपने बुक को मंगाइए। और इस बुक्स के पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने टॉप किया है ना, अच्छे नंबर से पास किया है, बल्कि टॉप किया है। टॉपर्स हैं इस बुक के पढ़ने वाले, वो सारे लोग जिन्होंने इस बुक को अच्छे से पढ़ाई किया, वो सारे लोग एग्जाम्स के अंदर टॉप किया। तो अगर आपको भी टॉप करना है, आपको भी अच्छे नंबर से पास होना है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, 201 रुपया का पेमेंट कीजिए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए और आप अपने बुक को रिसीव कीजिए फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सामान्यतया नंबर तथा एनकोडिंग कैरेक्टर्स किस ऑपरेंड्स की तरह प्रयोग किए जाते हैं। सामान्यतः नंबर तथा एनकोडिंग कैरेक्टर्स किस ऑपरेंड्स की तरह प्रयोग किए जाते हैं। इनपुट इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन, स्टोर वैल्यू, ये चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए इनपुट, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी डेटा और ऑप्शन नंबर डी स्टोर वैल्यू। राइट, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेटा, क्योंकि जो भी इनपुट मिलता है, जो भी इनकोडिंग होता है, कैरेक्टर जो भी होता है, वो जो कैरेक्टर्स होता है वो दो डेटा के बीच वो ऑपरेंड्स करता है। जो भी कैरेक्टर होता है ए और बी, और उसके अंदर जो ऑपरेटर होता है वो बीच में प्लस या माइनस या इक्वल टू का सिंबल लगा होता है, तो ये एक डेटा कहलाता है। इन दोनों डेटा को ऑपरेंड्स करते हैं। राइट, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन होगा डेटा। राइट, जब तक हम इसको डेटा नहीं देंगे, किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी ऑपरेंड्स को हम जब तक कोई डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो परफॉर्म कैसे करेगा। क्लियर है, तो इसलिए इसको डेटा देना होता है और उसके बाद जाकर के ये अपना कैलकुलेशन पार्ट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइस प्रोसेसर को सूचना भेज सकता है कब। इनपुट डिवाइस प्रोसेसर को सूचना भेज सकता है कब, सूचना भेज सकता है, किस सिचुएशन में सूचना भेज सकता है। इसके ऑप्शन है, जब सीन स्टेटस फ्लैग सेट होता है, ऑप्शन बी जब सीन फ्लैग सेट की परवाह किए बिना डेटा आता है, जब दोनों में से किसी भी में भी नहीं, और ऑप्शन नंबर डी दोनों केस में। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है जब सीन स्टेटस फ्लैग सेट होता है, तब जाकर के ये इनपुट डिवाइस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को प्रोसेस की सूचना भेजता है। राइट, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होगी आपको। आमतौर पर इनपुट आउटपुट डिवाइस से बस स्ट्रक्चर कनेक्ट करने तक के लिए उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आमतौर पर इनपुट आउटपुट डिवाइस से बस स्ट्रक्चर कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस चीज का, दोनों को आम इनपुट आउटपुट डिवाइस को बस स्ट्रक्चर से कनेक्ट करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिंगल बस, दूसरा ऑप्शन है रन बस, तीसरा ऑप्शन है मल्टीपल बस, और ऑप्शन नंबर सी, फिर से यहाँ पे मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सी ये सभी। चलिए बताइए, तो इसका जो सही आंसर होगा सिंगल बस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस को बस स्ट्रक्चर से ही जोड़ा जाता है। बस स्ट्रक्चर इन द सेंस की, बस स्ट्रक्चर जो हमारा डेटा केबल होता है, डेटा केबल को एक तरह बस स्ट्रक्चर कहते हैं, तो उसके थ्रू ही हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को जोड़ा जा सकता है, इसलिए इसको सिंगल बस बोलते हैं। क्योंकि एक वायर से ही इनपुट आउटपुट डिवाइस जुड़ा होता है। जैसे प्रिंट कीबोर्ड की अगर बात करें, कीबोर्ड भी एक वायर से जुड़ा होता है।
मॉनिटर की बात करें, जो आउटपुट डिवाइस, कोई भी आउटपुट डिवाइस है, जैसे मॉनिटर की बात करें, मॉनिटर मॉनिटर भी एक वायर से जुड़ा होता है, राइट। प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, वो भी एक तार से जुड़ा होता है, सीपीयू से एक तार जुड़ा होता है। तो इसलिए जो भी एक वायर होता है, उस वायर स्ट्रक्चर को बस स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। तो सिंगल बस, इसलिए इसको, इसका आंसर सिंगल बस होगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है एक वायर से जुड़ा होता है, एक तार से कनेक्टेड होता है, और जो बीच में जो तार होता है उसी को बस स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसी को सिंगल बस बोलते हैं, राइट। इनपुट आउटपुट इंटरफेस को आईओ डिवाइस से बस को कनेक्ट करने के लिए जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? इनपुट आउटपुट इंटरफेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस से बस को कनेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? बताइए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेस डिकोडर एंड रजिस्टर कंट्रोलर सर्किट, एड्रेस डिकोडर, रजिस्टर एंड कंट्रोलर, एंड ऑप्शन नंबर डी है ओनली कंट्रोलर यूनिट, ओनली कंट्रोल यूनिट। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस डिकोडर रजिस्टर एंड कंट्रोल सर्किट। इन इन सब चीजों के, एड्रेस डिकोडर रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट, इन तीन चीजों से इनपुट आउटपुट इंटरफेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस से बस को कनेक्ट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी एक्सेस को कम करने के लिए हम सामान्यतः किस चीज का उपयोग करते हैं? मेमोरी एक्सेस को कम करने के लिए हम सामान्यतः किस चीज का उपयोग करते हैं? मेमोरी एक्सेस को कम करने के लिए हम सामान्यतः किस चीज का उपयोग करते हैं? इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हैश, दूसरा ऑप्शन है हायर, तीसरा ऑप्शन है हायर कैपेसिटी रैम, तीसरा ऑप्शन है एसडी रैम यानी स्टैटिक डायनेमिक रैम, और चौथा ऑप्शन है कैशे। मेमोरी एक्सेस को कम करने के लिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है कैशे। जो है ये मेमोरी एक्सेस को कम करता है। जैसे मान लो किसी भी मेमोरी में डेटा काफी ज्यादा होता है, तो कैसे कहता है कि भैया आपके पास ज्यादा कैपेसिटी तो हमें दे दो, जो आपके पास जो यूज का नहीं है, जो आप यूज नहीं करते हैं वो हमें दे दो, उसको हम स्टोर कर लेंगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वापस आपको हम दे देंगे। तो ये कैशे मेमोरी का काम होता है, जो किसी भी प्रोसेस डेटा को थोड़े देर के लिए स्टोर करके रखता है, आप उससे लेकर के रखता है, भैया आपको जितना जरूरत है उतना लो, बाकी हमारे पास दो ना, हम रखेंगे आपके डेटा को संभाल करके। तो इसलिए इसको ये कैशे मेमोरी होता है, जो किसी भी डेटा को किसी डेटा को अगर वो उसको ज्यादा लोड हो रहा है, ज्यादा उसको अगर, जैसे फॉर एग्जांपल रैम में हमारा डेटा चला रहा है, रैम में अगर ज्यादा लोड होता है तो रैम कुछ डेटा को ट्रांसफर कर देता है, और वो जो ट्रांसफर होता है डेटा वो कैशे मेमोरी में आके स्टोर होता है। जब रैम को जरूरत होती है फिर कैशे मेमोरी से वो वापस लेकर के फिर वो एग्जीक्यूट करता है, राइट, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएफसी स्टैंड फॉर, यानी एमएफसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एमएफसी का फुल फॉर्म जो है ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी फॉर्मेट कैशे, मेमोरी फॉर्मेट फंक्शन कंप्लीट, मेमोरी फॉर्मेट फाइंड कमेंट, मास फॉर्मेट कमेंट। ये चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है मेमोरी फंक्शन कंप्लीट। मेमोरी फंक्शन कंप्लीट इसका सही आंसर है। एमएफसी स्टैंड फॉर मेमोरी फंक्शन कंप्लीट, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्क। SISC का पूरा नाम क्या है? सिस्क का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। सिस्क का जो फुल फॉर्म है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्लीमेंट, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्लीमेंट, कंप्यूटर इंडेक्स्ड सेट कंपोनेंट, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये चार ऑप्शन है, लेकिन आपको तीन ऑप्शन से ही जवाब देना है, क्योंकि ऊपर के ए और बी तो बिल्कुल सेम है, ऑप्शन सेम है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसका जो सही आंसर है। सिस्क का पूरा नाम जो है वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला है फ्रेंड्स। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को और क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को और क्या कहते हैं?
इसके ऑप्शन है एग्जेप्शन, बी ऑप्शन है साइंड नंबर, सी ऑप्शन है एरर और डी ऑप्शन है ओवरफ्लो। कह रहा है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को और क्या कहते हैं, इसका जो मतलब जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन इसका जो दूसरा नाम उसको क्या कहते हैं, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है डी, ओवरफ्लो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स पाइपलाइन की एक अनोखी विशेषता। पाइपलाइन की एक अनोखी व्यवस्था किसके साथ है, किसमें पाइपलाइन की एक अनोखी व्यवस्था विशेषता पाई जाती है। ऑप्शन ए रिस्क, ऑप्शन बी सिस्क, ऑप्शन ए आईएसए, ऑप्शन डी आईएएनए। इसका जो है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, पूरा नाम है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये पीछे क्वेश्चन में भी आपको बताते हैं। आईएसए का नाम का मतलब है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। आईएएनए का फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। आईएनए का फुल फॉर्म यही है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। रिस्क यानी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो इस क्वेश्चन का आंसर है, पाइपलाइन की अनोखी विशेषता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये इसके जो फुल फॉर्म है, इस फुल फॉर्म को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, राइट। रिस्क का इसके अंदर फुल फॉर्म भी है कंप्लीट, सिस्क का भी है, ईसा का भी है और इना का भी है, ठीक है। इन चारों का फुल फॉर्म भी इसके अंदर है, इनमें से भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स सिस्क। जैसे कि अभी पीछे बताया कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा स्टोरेज क्या है। सिस्क आर्किटेक्चर में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा स्टोरेज क्या है। ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी डिकोड्स, ऑप्शन नंबर सी सीमोस और ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर। चलिए इसका जो सही आंसर है ट्रांजिस्टर जो है वो सबसे बड़ा स्टोरेज है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा सिस्क का जो है, सिस्क आर्किटेक्चर में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का जो सबसे बड़ा स्टोरेज है वो ट्रांजिस्टर है, जो इसको सबसे बड़ा स्टोरेज है। रजिस्टर जो है वो छोटा स्टोरेज है। डिकोड कोई स्टोरेज नहीं है। सीमोस भी कोई स्टोरेज नहीं है। सीमोस एक छोटा सा बैटरी होता है जो हमारे मदरबोर्ड पे लगा होता है। इसका जो काम है हमारे कंप्यूटर में जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग को बनाए रखना, क्योंकि हमारा जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसको जो कंप्यूटर की जो टाइमिंग को बनाए रखने के लिए ये सीमोस बैटरी वहां पे यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाइलर का पहला लक्ष्य क्या है। कंपाइलर का जो पहला लक्ष्य है वो क्या है, और ऑप्शन नंबर इसके जो ऑप्शन नंबर ए करेक्टनेस, ऑप्शन नंबर बी फास्ट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी कॉल सेविंग, ऑप्शन नंबर डी डेटा डिपेंडेंट। कंपाइलर पूछ रहा है कंपाइलर का पहला लक्ष्य क्या है। कंपाइलर मैंने आपको पीछे ही बताया था। कंपाइलर वो पार्ट होता है जो हमारे कोड को, जो भी हम कोड लिखते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम जो कोड लिखते हैं, उस कोड को सोर्स कोड से मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है, राइट। उस हमारे सोर्स कोड को ये कंपाइलर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जब तक ये हमारे कोड को मशीन कोड में कंपाइलर कन्वर्ट नहीं करेगा हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। कोई भी हम सॉफ्टवेयर जो बनाएंगे वो हमारा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसलिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। इसलिए कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करके कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारा प्रोग्राम चल पाए। तो इसका पहला लक्ष्य पूछ रहा है। इसका पहला लक्ष्य ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब यह है कि शुद्धता। कंपाइलर पहले जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को कंपाइलर पहले चेक करता है कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर वो गलती होगा तो ये कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वहां पे दिखा देगा कि भैया आपके प्रोग्राम में एरर है, उसको ठीक करो। इसलिए कंपाइलर का सबसे पहला लक्ष्य है करेक्टनेस यानी शुद्धता। ये शुद्धता की पहचान करता है, पहले चेक करता है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा वो गलत तो नहीं है। अगर गलत होता है तो आपके प्रोग्राम को वो रन नहीं करता है, वो वहीं होल्ड कर देता है। वहां बताता है कि भैया आपके प्रोग्राम में गलती है, एरर है, उसको ठीक कीजिए। जब उसको आप ठीक करते हैं फिर जाकर के वो कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इसलिए इसका जो सही आंसर है कंपाइलर का, यहाँ पूछ रहा है कंपाइलर का पहला लक्ष्य, तो सबसे पहला लक्ष्य इसका करेक्टनेस होता है।
ये हमारे कंपाइलर जो कंपाइलर है वो हमारे कोड को चेक करता है कि आपका कोड सही है, तब वो एग्जीक्यूट करता है, और गलत है तो एग्जीक्यूट नहीं करता है। क्लियर? तो इसलिए सबसे पहला इसका जो लक्ष्य है वो करेक्टनेस को चेक करना होता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राइट। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, लोकल वेरिएबल को अलोकेट करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? लोकल वेरिएबल को अलोकेट करने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्यू, बी स्टैक, और सी रजिस्टर, और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, लोकल वेरिएबल को अलोकेट करने की बात कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैक जो है वो लोकल वेरिएबल को अलोकेट करता है। राइट, लोकल वेरिएबल को अलोकेट करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है स्टैक। स्टैक जो है, स्टैक के बारे में जब हम डेटा स्ट्रक्चर की क्लास करेंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। स्टैक, क्यू, ये सब डेटा स्ट्रक्चर में इसको डिटेल में समझाया गया है। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रोसेस एड्रेस का साइज इनमें से किसके साइज को निर्धारित करता है? प्रोसेस एड्रेस का साइज इनमें से किसके साइज को निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए पेज साइज, ऑप्शन नंबर बी कैशे, ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी वर्चुअल मेमोरी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्चुअल मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर है वर्चुअल मेमोरी ही है जो हमारे पेज के प्रोसेस एड्रेस का साइज प्रोसेस एड्रेस का जो साइज हो उसको निर्धारित करता है। जो हमारा वर्चुअल मेमोरी है वही हमारे प्रोसेस एड्रेस का साइज को निर्धारित करता है। इसका मतलब यह है कि कितना जगह किसको दिया जाए, कौन से प्रोसेस को कितना जगह दिया जाए, वो हमारा वर्चुअल मेमोरी ही डिसाइड करता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो हमारा एक साथ हमारे पास चार प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं, 4 प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब खुला हुआ है। ठीक है, तो वहां पे ये वर्चुअल मेमोरी ही है जो वो साइज को डिपेंड करता है कि साइज को निर्धारित करता है कि किस सॉफ्टवेयर को, वर्ड को कितना साइज दिया जाए, पावर पॉइंट को कितना साइज दिया जाए, एक्सेल को कितना साइज दिया जाए, बाकी और सॉफ्टवेयर को कितना साइज दिया जाए। वो सारी चीजों को ये वर्चुअल मेमोरी ही डिसाइड करता है, निर्धारित करता है कि इस चीज को इतना साइज दिया जाता है। और वो भी ये डिसाइड उसके बिहाफ पे करता है जो उसमें काम हो रहा है, उसमें क्या काम हो रहा है, उसमें कितने बड़े काम हो रहे हैं, कितने साइज के काम हो रहे हैं, उस साइज के अकॉर्डिंग भी ये वर्चुअल मेमोरी डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को, किस सॉफ्टवेयर के प्रोसेस को कितना मेमोरी दिया जाए, वो वर्चुअल मेमोरी डिसाइड करता है। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वह रजिस्टर जो मैथमेटिकल तथा लॉजिक ऑपरेशन की वैल्यू को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, सिंपल है, वह रजिस्टर, फिर से पढ़िए क्वेश्चन, वह रजिस्टर मैथमेटिकल तथा लॉजिकल ऑपरेशन की वैल्यू को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? इसका जो ऑप्शन है अर्थमेटिक रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है लॉजिक रजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोलर। बताइए। इस क्वेश्चन को मैंने आपको पीछे भी बताया था, लेकिन उसी क्वेश्चन का है, लेकिन ये क्वेश्चन को घुमा करके दिया हुआ है। लेकिन जो इसका जो आंसर है, सही जो आंसर है इसका एक्यूमुलेटर, इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह रजिस्टर जो मैथमेटिकल तथा लॉजिकल ऑपरेशन, ध्यान से समझिएगा, मैथमेटिकल तथा लॉजिकल ऑपरेशन, जैसा कि मैंने पीछे ही बताया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में हमने बताया था आपको। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वो सारी चीजों को परफॉर्म करता है जो हमारे मैथमेटिकल से रिलेटेड, जो हमारे कैलकुलेशन पार्ट का जो हिस्सा है, जो मैथमेटिकल यूनिट को परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। और इन सब चीजों को, ये सब चीजें परफॉर्म तब होगा, ठीक है, उन सब चीजों का परफॉर्म करने के लिए सब चीज को एक्यूमुलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तभी तो इसका परफॉर्म होगा। राइट। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक पर्पस स्टोरेज लोकेशन को क्या कहा जाता है। इसके जो ऑप्शन है रजिस्टर, एग्जीक्यूटेड रजिस्टर, टाइम्ड रजिस्टर, सीक्वेंस्ड रजिस्टर, जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर, इसका बिल्कुल सही आंसर है। स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर लोकेशन को क्या कहा जाता है? तो इसको रजिस्टर कहा जाता है।
ध्यान से समझिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस सीक्वेंस कंट्रोल। सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर किस रूप में जाना जाता है? सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर किस रूप में जाना जाता है? जो इसके ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन नंबर बी इंस्ट्रक्शन काउंटर, ऑप्शन नंबर सी सीक्वेंस रजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोलिंग रजिस्टर। इसके जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। प्रोग्राम काउंटर ही सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर का दूसरा रूप है वो प्रोग्राम काउंटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, काउंटर जो अगले फैच इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है उसे क्या कहा जाता है? काउंटर जो अगले फैच इंस्ट्रक्शन का रजिस्टर रखता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेरी रजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी ए और बी। चलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर इन दोनों को फैचिंग का काम करता है। काउंटर जैसा कि आपने यहाँ देख भी रहे हैं क्वेश्चन में, काउंटर जो अगले फैच इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। तो ये दोनों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दो डिवाइस के बीच इंटरफेस के रूप में दो बफरिंग का उपयोग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? दो डिवाइस के बीच इंटरफेस के रूप में दो बफरिंग का उपयोग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसके जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए डबल डिजिटलाइजिंग, ऑप्शन नंबर बी सिंगल बफरिंग, ऑप्शन नंबर बी सी डबल इंटरफेसिंग, ऑप्शन नंबर डी डबल बफरिंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डबल बफरिंग इसका करेक्ट आंसर है, राइट। क्योंकि दो डिवाइस के बीच इसको बफरिंग करना है, दो डिवाइस के, ध्यान से समझिएगा इसको, दो डिवाइस के बीच ये बफरिंग का काम, दो डिवाइस के बीच इंटरफेस के रूप में बफरिंग का काम करता है, इसलिए इसको डबल बफरिंग इसका करेक्ट आंसर, यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। दो बफरिंग का उपयोग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सिंपल सी बात है, दो बफरिंग को अगर उपयोग करना है तो डबल बफरिंग का यूज किया जाएगा। अगर वही सिंगल बफरिंग होता, सिंगल बफरिंग को का होता तो फिर ये दो डिवाइस का ऑप्शन ही नहीं होता। इसलिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, किसी भी डिजिटल कंप्यूटर में जो एनालॉग डिवाइस से इनपुट लेते हैं, किसी भी डिजिटल कंप्यूटर में जो एनालॉग डिवाइस से इनपुट लेते हैं उसे किस प्रकार कन्वर्टर होना चाहिए? किसी भी डिजिटल कंप्यूटर में किसी एनालॉग डिवाइस से इनपुट लेते हैं उसे किस प्रकार कन्वर्टर होना चाहिए? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, और ऑप्शन नंबर सी डिजिटल डबल बफरिंग, ऑप्शन नंबर डी डिजिटल सिंगल बफरिंग। चलिए इसका जो सही आंसर होगा एनालॉग टू डिजिटल, राइट। यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ कहता है डिजिटल कंप्यूटर में जो एनालॉग डिवाइस से इनपुट लेते हैं, तो कहता है डिजिटल कंप्यूटर में जो एनालॉग डिवाइस से इनपुट लेते हैं उसे किस प्रकार कन्वर्ट होना चाहिए? तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होना चाहिए, इसका ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। कॉमन बस में कितने रजिस्टर होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 8 इसका सही आंसर है। कॉमन बस में 8 रजिस्टर होते हैं। ये ध्यान से समझिए, ये बस की जो बात कर रहा है वो सवारी वाले बस की बात नहीं कर रहा है, ये बस की बात कर रहा है जो हमारे कंप्यूटर में जो वायर्स वगैरह लगे होते हैं, कंप्यूटर जी का जो डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होता है तो वो वायर के थ्रू कनेक्ट होता है, उसी वायर को कंप्यूटर की भाषा में बस बोलते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 8 वायर्स, 8 रजिस्टर लगे होते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, रिवाइज पब्लिश नोटिफिकेशन, रिवाइज पब्लिक नोटेशन में एक्सप्रेशन
एंड क्यू प्लस आर प्लस एंड एस को लिखा जाता है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो इसका सही आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसको जब एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ए ही आएगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। कंप्यूटरों में सामान्यतः सब्सक्रिप्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर में सामान्यतः सब्सक्रिप्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 9th कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन नंबर बी 10th कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन नंबर सी 1st कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन नंबर डी 2th कॉम्प्लीमेंट। ये सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है, सामान्य कंप्यूटरों में सामान्यतः सब्सक्रिप्शन निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसमें जो 2th कॉम्प्लीमेंट ही इसको सब्सक्रिप्शन में के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, वह सर्किट जो एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह सर्किट जो एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, इसके बारे में कह रहा है कि ऐसा कौन सा सर्किट है जो सिर्फ और सिर्फ एक बिट डेटा को स्टोर करता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इनकोडर, ऑप्शन नंबर बी डिकोडर और ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी फ्लिप फ्लॉप। जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप ही एक ऐसा सर्किट है, फ्लिप फ्लॉप ही एक ऐसा सर्किट है जो सिर्फ और सिर्फ एक बिट डेटा को स्टोर करने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वेटेज कोड नहीं है? यहां वेटेज कोड नहीं पूछा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। वेटेज कोड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी एक्सेस 3 कोड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम वेटेज कोड में आता है, बाइनरी नंबर सिस्टम भी वेटेज कोड में आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है। तो एक्सेस 3 कोड इसका कोई डेसिमल कोड इसका वेटेज कोड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, मेमोरी के अनुक्रम में सबसे मेमोरी के अनुक्रम में सबसे निम्नतम है। मेमोरी के अनुक्रम में सबसे न्यूनतम है, क्या है इसके अनुक्रम में सबसे न्यूनतम क्या है, उस पर हम बात कर लेते हैं। फिलहाल हम 4 ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है मेन मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है कैशे मेमोरी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी मेमोरी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मेमोरी के अनुक्रम में सबसे निम्न स्तर सेकेंडरी मेमोरी का है, जो सबसे छोटा स्तर है, जो सबसे कम जो स्तर है, सबसे निचला स्तर है, वो सेकेंडरी मेमोरी का ऑप्शन है। और यही अगर सबसे उच्चतम स्तर पूछता तो इसका मेन मेमोरी सबसे हाई लेवल की मेमोरी होती है, राइट। वेन न्यूमन आर्किटेक्चर है। अब इसका आंसर क्या है वो आप बताइए। अब फिर से समझिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। अगर इसको आप याद कर लिए, रट लिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा फ्रेंड्स। फिलहाल जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सिस्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, इसका ऑप्शन नंबर ए वेन न्यूमन का आर्किटेक्चर जो है वो सिस्क ही है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में जो है SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा और MIMD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा और MISD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। ये फुल फॉर्म बिल्कुल याद कर लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में 100% ये आता है और हर एग्जाम में ये फुल फॉर्म कहीं ना कहीं से आता है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर 4 और क्वेश्चन के आंसर मिल गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, कैशे मेमोरी किनके मध्य कार्य करता है? वाह, कैशे मेमोरी किनके मध्य काम करता है? कैशे मेमोरी जो होता है एक जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, कैशे मेमोरी वो मेमोरी होता है जो
किसी मेमोरी के अंदर अगर लोड होता है, किसी मेमोरी को अगर ज्यादा भार होता है, तो वो कहता है भैया लाओ थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपका जो लोड है वो मैं कम कर दूं, वो सब मुझे दे दो, मैं संभाल के रखता हूँ, आपको जब जरूरत पड़ेगी तब मुझसे ले लेना। तो इस तरीके का काम कैशे मेमोरी करता है। वो ये कैशे मेमोरी किस चीज के बीच काम करता है, उस चीज पे हम बात करते हैं। जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सीपीयू तथा रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम तथा सीपीयू, तीसरा ऑप्शन है रैम तथा रोम, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो इसका जो सही आंसर है, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सीपीयू तथा रैम। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट। तो जो इसका पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ये सीपीयू और रैम के बीच में कैशे मेमोरी काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि कैशे मेमोरी किसी दूसरे की हेल्प करती है कि भैया आप मुझे आपके पास जो लोड है उस लोड को कम कर लो और कुछ डेटा मुझे दे दो, मैं आपके डेटा को संभाल के रखता हूँ, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपसे ले लेना। सिंपल सिंपल भाषा इसका ये। राइट। आगे हम बात करते हैं, इसमें एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं रोम तथा सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म मैं आपको बता दिया, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ROM, यानी रीड ओनली मेमोरी। उम्मीद करता हूँ इनमें सब सारी चीजें वही है। रैम का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रैम, रीड ओनली मेमोरी। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान से आप समझिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको दो तीन क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनरी डिजिट कहलाती है। बाइनरी डिजिट क्या कहलाती है भैया? तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिट, दूसरा ऑप्शन है बी बाइट, तीसरा ऑप्शन है नंबर, चौथा ऑप्शन है करेक्टर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाइनरी डिजिट बिट कहलाती है। बाइनरी डिजिट जो है वो बिट के फॉर्म में आती है, वो बाइनरी डिजिट बिट कहलाती है। जो कि सबसे छोटा डिजिट होता है, जब से जो सबसे कम साइज का होता है वो बाइनरी डिजिट कहलाती है, इसको बिट बोलते हैं। स्टेटस बिट को क्या कहते हैं? स्टेटस बिट को कहते हैं, स्टेटस बिट को क्या कहते हैं? इसके जो ऑप्शन है साइनेड बिट, अनसाइंड बिट, बाइनरी बिट और फ्लैग बिट। जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। फ्लैग बिट है जो स्टेटस बिट को कहते हैं, स्टेटस बिट को फ्लैग बिट भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है आप सबके लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेके आता हूं, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम आप इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से किसी भी एग्जाम को आप कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो कि हमारे एग्जाम में जिस सिलेबस से पूछते हैं वो सारे सिलेबस वाइज आपको ये सारे क्वेश्चन हम लेकर के आए हुए हैं। तो इसलिए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए, नीचे काले कलर के बटन में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद घंटी का बटन आएगा तो घंटी के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इंटरप्ट है जो नॉन मास्केबल है? इनमें से कौन सा इंटरप्ट है जो नॉन मास्केबल है? ध्यान से समझिएगा, नॉन मास्केबल इंटरप्ट पूछ रहा है। अगर सिंपल इंटरप्ट पूछता था INTR जो है वो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होता, बट ये नॉन मास्केबल पूछ रहा था। नॉन मास्केबल में इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। इंटर नहीं होगा, ट्रैप होगा, क्योंकि नॉन मास्केबल इंटरप्ट पूछ रहा है। तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, MIMD का पूरा नाम, वाह, मैंने आपको पीछे बताया भी था। अब आप बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था, जो पीछे फुल फॉर्म पूछा था। तो पीछे किसी क्वेश्चन में हमने इसका आंसर आपको बताया था, तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। MIMD का पूरा नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल मेनी मेमोरी, मेमोरी डेटा, मेमोरी इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मैपिंग डेटा। चलिए, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं MRI। MRI का पूरा नाम यहाँ पूछ रहा है, राइट। इसके जो चार ऑप्शन है, मेमोरी इंटरफेस इंफॉर्मेशन, मेमोरी इंटरफेस इंस्ट्रक्शन, मेमोरी रजिस्टर,
इंस्ट्रक्शन मेमोरी रजिस्टर इंफॉर्मेशन। चलिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेमोरी रेफरेंस इंटरफेस, मेमोरी रेफरेंस इंटरफेस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं वह सर्किट जो बाइनरी डेटा को डेसिमल में बदलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। कह रहा है वह सर्किट जो बाइनरी डेटा को डेसिमल में बदलता है, बाइनरी डेटा को डेसिमल में बदलता है, वो कौन सा सर्किट है? ऑप्शन नंबर ए इनकोडर, ऑप्शन नंबर बी मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन नंबर सी डिकोडर और ऑप्शन नंबर डी कन्वर्टर। चलिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोड कन्वर्टर, इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि कोड कन्वर्टर ही जो है वो बाइनरी डेटा को डेसिमल में बदलता है। इन सारी चीजों को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में और पढ़ाऊंगा कैसे कोड कन्वर्ट होता है, कैसे कोड हम एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारी चीजें आपको आने वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी 2। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बाइट में 8 बिट होता है, 8 बिट का एक बाइट होता है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस सीपीयू के द्वारा जनरेट होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस सीपीयू के द्वारा जनरेट होता है? जो पहला ऑप्शन है लॉजिकल यूनिट, दूसरा ऑप्शन है फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, वास्तविक एड्रेस और इनमें से कोई नहीं। देखिए, कॉमन सेंस की बात है बॉस, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अगर आप जरा सा दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं, और जल्दी से कमेंट करके दीजिए और दिमाग लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस सीपीयू के द्वारा जनरेट होता है? ध्यान से समझिए, सीपीयू के द्वारा जो एड्रेस जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं? राइट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये लॉजिकल एड्रेस है जो सीपीयू के द्वारा जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ फिजिकल एड्रेस भी है और वास्तविक एड्रेस भी है। ध्यान से समझिएगा, फिजिकल एड्रेस कभी भी सीपीयू जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि फिजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट नहीं करता है। राइट। फिजिकल एड्रेस वह चीज होता है जो चीज हम हाथ से लिखते हैं या छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में होता है उसको हम फिजिकल बोलते हैं। वास्तविक भी सेम ही होता है, वास्तविक में जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से होता है उसको वास्तविक बोलते हैं। राइट। तो सीपीयू कभी भी वास्तविक चीजों को जनरेट नहीं करता है, वास्तविक एड्रेस को जनरेट नहीं करेगा, हमेशा वो लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करेगा, और उस लॉजिकल एड्रेस के थ्रू आगे प्रोसेस करके फिर उसको जब हम प्रिंट आउट के फॉर्म में या फिर उसको जब बाहर यूज करते हैं तब जाकर के वो फिजिकल एड्रेस बनता है। लेकिन वो डायरेक्ट सीपीयू उसको जनरेट नहीं करता है, सीपीयू जनरेट करता है वो लॉजिकल यूनिट जनरेट करता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन इतना ही। मैं आपको फिर से बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप सबको कंप्यूटर बुक नोट प्रैक्टिस सेट चाहिए, पीडीएफ में मिलेगा, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, और 201 रुपए का पेमेंट आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन करके पेमेंट करें और स्क्रीनशॉट उसका व्हाट्सएप पे भेजें। आधे से 1 घंटे के अंदर पेमेंट वेरीफाई करके आपको ये सारे बुक्स और नोट्स, प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, सब कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इस बुक के अंदर वो सारी चीजें, वो सारे टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड है, जो आपके बोर्ड, जो आपका जो एग्जाम में जिस सिलेबस से क्वेश्चन आता है, उन सारे सिलेबस को इस बुक्स के अंदर, इस नोट्स के अंदर कवर किया गया है। प्रैक्टिस सेट के साथ भी कवर किया गया है, प्रैक्टिस सेट को पूरा एक्सप्लेन करके भी कवर किया गया है कि अगर आपका जो भी आंसर हुआ वो आंसर क्यों हुआ, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करके इस नोट्स को और इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। तो 201 रुपए में मात्र आप सबको ये दिया जा रहा है। तो 201 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप लाखों की नौकरी लेने जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लेने जा रहे हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर करने जा रहे हैं, तो 201 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ज्यादा सोचे मत, जल्दी से 201 रुपया स्कैन करके पेमेंट कीजिए, या इस नंबर पे पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजिए, और आधे से 1 घंटे के अंदर आपका पेमेंट वेरीफाई होगा। आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ के फॉर्म में ये सारी जानकारी, ये सारे बुक्स, नोट, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।